गुजरात के समर को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी जान लगा दी है और अब नॉमिनेशंस का जो दौर है वो पूरी तरीके से अपने चरम पर है। तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। आज भूपेंद्र पटेल के सामने अमीबेन याग्निक जो कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी घाट लोदिया सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कल सीएम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। अमित शाह गृह मंत्री उनके साथ मौजूद रहे थे और एक बड़ा रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया था। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों की वजह से फजीहत का सामना कर रही है। एक तरफ सूरत पूर्व से प्रत्याशी रहे कंचन जरीवाला के नामांकन वापस लेने का जो सियासी ड्रामा था उसने आम आदमी पार्टी को सवालों में लाकर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि कंचन जरीवाला के गायब होने को किडनैपिंग करार दिया गया और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया और सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया कि कंचन जरीवाला को बीजेपी ने किडनैप किया है। लेकिन इस ड्रामे से उस वक्त पर्दा हट गया जब कंचन जरीवाला खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और ये साफ कर दिया कि तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। बीजेपी ने किडनैप नहीं किया था बल्कि पार्टी की अंदरूनी कलह से परेशान होकर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है और ये कैंडिडेट हैं सोमनाथ से, जहां पर जगमलवाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो टोल कर्मियों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। टोल कर्मी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्हें धमकाया गया है, उन्हें डराया गया है। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद अब आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको किडनैप करने की जो बात हुई वो नहीं, किडनैप तो हुआ ही नहीं। मेरा किडनैप हुआ ही नहीं। मैं तो मेरे फैमिली के साथ में मेरा सगा संबंधी के पास रुका हुआ था। सुबह जो पुलिस और ये सब आपके जो हंगामा हो रहा था आपके साथ? नहीं, वो सोशल मीडिया में चल रहे थे ना, तो आम आदमी पार्टी का कंचन जरीवाला फॉर्म वापस खींचने जा रहे हैं तो हर लोग उधर जमा हो गए। तो आम आदमी पार्टी ने कंचन भाई ने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए पुलिस बंदोबस्त मुझसे किया होगा। मांगा था क्या बंदोबस्त? नहीं, मैं तो जब जाके मैंने देखा तब मेरे को पता चला ना, मेरे से पूरा घेर ले रहे थे ना, उसके बाद पुलिस बंदोबस्त हुआ। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी छवि को लेकर अब सवालों के घेरे में है। उसके अपने ही कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है। तो वहीं केजरीवाल समेत तमाम आम आदमी पार्टी के लीडर्स भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधानसभाओं पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। तमाम बड़े नाम अपने अपने नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आज गांधीनगर में अल्पेश ठाकुर ने सीएम भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में नॉमिनेशन दाखिल किया। एक बड़ा रोड शो किया गया और एक बार फिर से सत्ता में वापस आने का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोहराया। विकास की राजनीति बहुत हावी है गुजरात के अंदर। विकास की राजनीति के अंदर जिस से भाजपा की सरकार काम कर रही है, हमें भरोसा है इस बार भी भाजपा को प्यार मिलेगा, समर्थन मिलेगा। पुरानी पार्टी से ही आपका सामने चैलेंज हो रहा है? नहीं, कुछ चैलेंज नहीं। कांग्रेस चैलेंज है ही नहीं। कांग्रेस का कुछ चैलेंज है ही नहीं। वो बिखरी हुई है ना, उसके पास मुद्दे हैं। सिर्फ जातिवाद भड़का के राजनीति करना चाहते हैं वो लोग। तो गुजरात के समर को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी जान लगा दी है और अब नॉमिनेशंस का जो दौर है वो पूरी तरीके से अपने चरम पर है। तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। आज भूपेंद्र पटेल के सामने अमीबेन याग्निक जो कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी घाट लोदिया सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कल सीएम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। अमित शाह गृह मंत्री उनके साथ मौजूद रहे थे और एक बड़ा रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया था। बीजेपी जहां एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने का अपना दावा दोहरा रही है तो कांग्रेस का दावा है कि इस बार बीजेपी को उखाड़कर कांग्रेस फेंकेगी और कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनेगी। कांग्रेस लगातार कई मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कांग्रेस दफ्तर में हुई। कांग्रेस के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो गुड गवर्नेंस की बात करती है, दरअसल में
गुजरात में ऐसा कुछ भी नहीं है और गुजरात मॉडल करप्शन का मॉडल बन चुका है। मोरबी का मुद्दा एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से उठाया गया और सवाल खड़े किए गए कि मोरबी में करप्शन हुआ है, मोरबी में लापरवाही हुई है और जो असल दोषी हैं, असल गुनहगार हैं, उन्हें छिपाने का, उन्हें बचाने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। विकास गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने कराया और मोदी जी ही गुजरात है। गुजरात इज मोदी का ये बयान स्वयं उनके श्रीमुख से जो आया है, ये व्यक्ति के अहम और अहंकार का सबसे बड़ा प्रमाण है। अडवाणी जी ठीक कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी से बेहतर इवेंट मैनेजर कोई हो नहीं सकता। तो आज दिन भर की हलचल क्या कुछ अहमदाबाद में रही, आपने इस रिपोर्ट में देखा। आपने देखा कि कैसे तमाम राजनीतिक दल अब भागदौड़ में लग गए हैं क्योंकि सत्ता की चाबी सबको हासिल करनी है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, स्वागत है आपका, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हेमंग रावल जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर श्रद्धा जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूँ। कांग्रेस तो आपको जरूर पानी पी पी कर कोस रही है और कई सारे मुद्दे उठा रही है मोरबी सहित, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपनी ताल ठोक रही है और गंभीर आरोप आप पर लगे कि आपने उनके कैंडिडेट का, जिन्होंने बाद में नॉमिनेशन वापस ले लिया, आपने उनका अपहरण करवा दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू गुंडा पार्टी। वो कुछ भी झूठ बोल सकती है। भारत की राजनीति में बहुत सारी पार्टियां आई हैं, 2 नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, काफी सारी प्रांतीय पार्टी आई है, लेकिन इतिहास उठाकर देख लिए तो जो निम्न स्तर की राजनीति है ना, वो आम आदमी पार्टी के सिवाय किसी भी पार्टी ने नहीं की। इस कदर की इन्होंने निम्न स्तर की राजनीति की है। कौन सा अपहरण? उस कैंडिडेट ने सामने आके कहा है कि माननीय केजरीवाल जी ने उस पर पैसों का प्रेशर किया था, रोज टॉर्चर हो रहा था उसके ऊपर से। इसके लिए उसने तंग हार कर उसने आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए अपना मन जो था वो निकाल दिया और उसने अपनी जो नामांकन था वो वापस खींच लिया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहां से जिम्मेदार हुई? मुझे समझ में नहीं आता कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, उन्हें गुजरात के लिए क्या करना है, उनका रोड मैप गुजरात के लिए क्या है, ये वो नहीं बता सकते। लेकिन पानी पी पी के कोसना भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता को और प्रधानमंत्री जी को, ये उनका रोज का काम है। हेमंत जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जब से आम आदमी पार्टी गुजरात के इस रण में कूदी है, जब से एक सवाल बड़ा पूछा जा रहा है, वो ये है कि अब क्या विपक्ष में नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई शुरू हो गई है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पे जो पिछले इलेक्शन हुआ था, तालुका पंचायत, जिला पंचायत का जो इलेक्शन जो उसमें पूरे गुजरात में वो लड़ी थी, उसमें सिर्फ 2% वोट मिले थे। 2% वोट यानी कि नोटा से भी कम वोट मिले थे। आम आदमी वाले सपना देख सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक सपनों पे GST नहीं लगाया है, तो वो देख सकते हैं। बट यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। अगर बीजेपी एक मोबाइल टावर है, तो आम आदमी पार्टी प्रीपेड रिचार्ज है और AIMM है उसका पोस्टपेड रिचार्ज है। ये दोनों तीनों मिलके जो सत्ता विरोधी मत है वो हथियाना चाहते हैं। बट इस गुजरात की जो जनता है वो बहुत समझू जनता है। उन्होंने पहले भी, आम आदमी पार्टी 2007 में आई थी, 2012 में आई थी, 2017 में आई थी। केजरीवाल जी हर बार आते हैं और बोलते हैं कि हम सरकार बनाने वाले, सिर्फ सपने हैं, उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। अब देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ A टीम, B टीम या छोटा रिचार्ज, बड़ा रिचार्ज की, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। उत्तराखंड में क्या हुआ? आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार था, आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार था, उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आज वो बीजेपी का प्रवक्ता है। गोवा में क्या हुआ? गोवा में जो उनका आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार था, उसकी डिपॉजिट दूर हो गई। तो ये सिर्फ बातें करते, बातें से आगे कुछ नहीं है। देखिए, पंजाब एक अलग परिप्रेक्ष्य से आज पंजाब के अगर आप जाके देखिए, पंजाब का जो मॉडल है वो दारू, दंगा और ड्रग्स, DDD 3D मॉडल हो चुका है अभी। आप पंजाब में देखिए, इसमें भी बीजेपी की मिली जुली है। वहां पे भी अभी एक हिंदुत्ववादी नेता की हत्या हो गई, उससे पहले मूसेवाला की हत्या हो गई। पंजाब में 10,000 से ज्यादा NDPS के तहत ड्रग्स के केस डाले गए हैं। इतना होने के बाद पंजाब का MP खालिस्तान का सीधा समर्थन कर रहा है। खालिस्तान की वर्षी वहां पे मनाई जाती है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। गृह मंत्री की ओर से एक बयान भी नहीं दिया जाता है। यानी कि जो सारी
जिम्मेदारी है वो डॉक्टर श्रद्धा आपकी पार्टी की है, जो बार बार हेमंत जी कह रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की दिग्विजय सिंह जी को मैं सुन रही थी और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि गुजरात मॉडल कोई गुजरात मॉडल नहीं है, तो करप्शन का मॉडल है। यहाँ पर ना तो शिक्षकों की भर्ती है, ना स्कूल है, ना कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज है। प्राची जी, ये महात्मा गांधी का गुजरात है, ये साबरमती के संत है, ये साबरमती का रिवर फ्रंट है और वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल ब्रिज बना है। इस रिवर फ्रंट पे आपको काफी हमारे गुजराती मिल जाएंगे। उन्हें पूछ देखिएगा कि गुजराती मॉडल क्या है। कांग्रेस ने जब जब गुजराती अस्मिता को ललकारा है, तब तक 6.5 करोड़ गुजरातियों ने मुंह तोड़कर जवाब दिया है। पिछले 27 साल से कांग्रेस यहाँ पे अपनी सेवा करने के लिए, मतलब वो तो सत्ता में ही आना चाहते पर सत्ता में नहीं आ पा रही। पिछले 27 साल से कौन सा फ्रंट है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की ही लड़ाई है। कभी गुजरात में थर्ड फ्रंट रहा ही नहीं है। तब भी पिछले 27 साल से अगर कांग्रेस नहीं आ पा रही है तो ये कांग्रेस का दोष है। वो कांग्रेस दूसरे लोगों को दोष भी ना लगाए। उन्हें काम करना है तो उनको जो मुद्दे वो अभी उठा रहे हैं, पिछले 27 साल से ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं। क्यों गुजरात की जनता उन मुद्दों पे उन्हें वोट नहीं करना चाहती? क्यों गुजरात की जनता कांग्रेस को हमेशा नकार देती है? इतना नकारने के बाद भी अगर कांग्रेस अपना रोड मैप गुजरात को नहीं बता रही है तो ये 6.5 करोड़ की बिजनेसमैन कम्युनिटी है। अहिया बधा वेपारी है और कैलकुलेशन करने में गुजराती आगे। अपना नफा नुकसान गुजराती पूरी दुनिया में सबसे अच्छे से जानते हैं। तो इस बार क्या बीजेपी ने नफा नुकसान अपना कैलकुलेट कर लिया? क्योंकि हेमंत जी ने सीधा कहा आपको छोटे पैकेट और बड़े पैकेट की जरूरत पड़ रही है। बड़ा पैकेट 27 साल से भी छोटा पैकेट बड़ा पैकेट था। उन्हें पूछिए, 27 साल से, पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की सेवा करे, कौन सा छोटा पैकेट और बड़ा पैकेट है? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल जी और वर्ष 2022 के भी मुख्यमंत्री हैं हमारा दादा माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। ये तो साफ हो गया। अब 27 साल का ये जो सूखा है मंगची, इसे कैसे दूर कीजिएगा? मोरबी का मुद्दा तो आप बार बार उठा रहे हैं, लेकिन आप ही के नेता ये कह रहे हैं राहुल गांधी की उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं उस पर कोई बयान नहीं दूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मेरी बहन ने बोला यहाँ अटल ब्रिज की बात की और पूछा कि सबको पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे जो भी खड़े हैं उनको पूछिए कि आपको अटल ब्रिज में जाने के लिए 30 रुपया टिकट लेनी पड़ती है क्या? 30 रुपया टिकट आप देने के लिए अगर वो फ्री हो जाता है तो आपके लिए फ्री अच्छा है या 30 रुपया? यहाँ एक घंटे का जाने के लिए 30। अगर प्राची जी इससे ज्यादा भीड़ राम झूला और लक्ष्मण झूला पे, वहाँ पे हमने बनाया था, लेकिन अब वहाँ पे 30 रुपया टिकट नहीं लेते, 1 घंटे का टिकट है। ये बात है। दूसरी बात, यहाँ पे बहन मेरी बोल रही है गुजरात में लास्ट ईयर हमारी 77 सीटें थी, 6 सीटें जो थी वो हमारे सपोर्ट में थी, 83 सीट। हम 5-6 सीटें पिछली बार, तो उसके बावजूद आप सत्ता में नहीं लौट पाए। इस बार देखिए, मैं पिछली बार की बात करता हूँ, 4.5 करोड़ वोट थे, उसमें से 3 करोड़ वोट पड़े। 3 करोड़ वोट में से हमें 1 करोड़ 26 लाख वोट मिले। तो 1 करोड़ 26 लाख वोट यानी कि आप 45% से ज्यादा जो वोट है वो कम नहीं होते इस बार। उसके बाद क्या हुआ? कोरोना का इनका मिसमैनेजमेंट हुआ। इन्हीं के लोगों ने कोरोना में यहाँ पे हमने जलती हुई लाशें देखी है, हमने पिघलती हुई चिमनियां देखी है, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए लोग देखे। रेमडेसिविर इंजेक्शन का इनके प्रेसिडेंट ने 5000 इंजेक्शन जमा कर लिए थे। मुद्दे नए मुद्दे तो नहीं है, ये मुद्दे जनता को पहुँचाएंगे कैसे आप? मैं बताऊँ हम लोग कैसे चेहरा कौन है आपका? किस चेहरे के भरोसे आप वोट मांगेंगे? हमारे चेहरे है हमारी गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता, हमारे 182 जो हमारे उम्मीदवार है वो हमारे चेहरे हैं। हम चेहरे बदलते नहीं है। इन्होंने पिछले 3 साल में 2 बार मुख्यमंत्री बदल दिए, 3 बार कैबिनेट बदल दिए। रूपाणी जी थे, उससे पहले आनंदीबेन थे, उसके बाद आ गए अभी भूपेंद्र भाई। ये मुद्दे बदलते पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, जनता को लूटते हैं। अटल ब्रिज का इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, यहीं पर हम खड़े हुए ग्राउंड से पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा भी इन्होंने उठाया है, बहुत खास है। देखिए, मैं गुजराती में बोलूंगी, आ खमीर बनतो गुजरात है। गुजरात में रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगा, फ्री का कल्चर नहीं चलेगा। गुजराती लोग बिलीव करते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट की बनाए हुए यूटिलिटीज को यूटिलाइज करते हैं तो अगर उसका मेंटेनेंस हमें देना चाहिए तो उसमें उनको कोई कोताही नहीं है। दूसरी चीज है, उन्होंने कोरोना का मुद्दा उठाया। मैं जनता जनार्दन को याद दिला दूं, जो इस डिबेट के माध्यम से देख रही है, जब कोरोना की फर्स्ट वेव थी और यहाँ पे विपक्ष को जो सत्र चल रहा था, गुजरात विधानसभा का सत्र चल रहा था, वहां पे उन्हें पक्ष को सवाल पूछने थे, लेकिन ये सभी के सभी जयपुर रिसोर्ट पे अपने सारे विधायक लेके चले गए थे। भैया क्यों चले गए थे? कोरोना के वेव के अंदर सेवा ही संगठन के माध्यम से जो काम कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, काफी सारे अलग लोग भी थे, एनजीओ भी काम कर रही थी। 6.5 करोड़ गुजराती इकट्ठे होकर एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे, कोई किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा था। कोरोना सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरीके से था, लेकिन मानवता एक दूसरे का हाथ पकड़ के उधर से बाहर आए थे। वैक्सीनेशन का काम जो हुआ है, लोगों को जो वैक्सीनेशन मिला है वो पूरा का पूरा जो मास्टर्स पब्लिक हेल्थ की
स्टडी है, WHO की स्टडी है, उसमें वर्ल्ड रैंक में अच्छा से अच्छा काम भारत सरकार और गुजरात सरकार ने किया है। हेल्थ की सारी सुविधाएं यहाँ पे इतनी अच्छी है कि राजस्थान से हमारे भाई बहन आते हैं, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से लेके अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सभी हॉस्पिटलों में लाभ लेते हैं। यहाँ पे रोजगार की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि 14 लाख लोग, जब यहाँ पे कोरोना का वेव था तो अलग अलग राज्यों से आए हुए 14 लाख लोग वापस गए और वापस आए हैं। गुजरात रोजगारी अन्य राज्यों को देता है, गुजरात इसमें नंबर 1 है। दूसरी चीज, इन्होंने कौन सा मुद्दा उठाया है जो आप मुझे पूछ रहे थे? मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री बार-बार मुख्यमंत्री जी का। भैया हमारी पार्टी वो पार्टी नहीं है जहाँ पे लोगों को बोलना पड़ता है कि भैया अध्यक्ष का चुनाव करा लो, 20 साल हो गए, 22 साल हो गए। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न कार्यकर्ताओं की कमी है, न नेता की कमी है, न नेतृत्व की कमी है। कैडर बेस पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है कि भाई गांधी परिवार की हो बस उसी का ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। चुनाव कराए भी और आपका जो सवाल गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होगा, सबको पता था जी को बनवा दिया, सबको पता था। ये भाई 20 साल के बाद करवाया, बहुत अच्छा, धन्यवाद हेमंत जी को कि एटलीस्ट चुनाव तो करवाया। ठीक है, एटलीस्ट एक मूल मतलब जो इटाली की जो नागरिक थी, महिला थी, जो हमारे भारत में इतनी बड़ी पार्टी की जो प्रेसिडेंट 20 साल से रही हैं, माननीय राजमाता सोनिया गांधी जी, उन्होंने हमारा सुना तो सही और एक ऐसा चुनाव करवाया कि सबको रिजल्ट पता था कि शशि थरूर जी हैं, लेकिन फिर खड़गे जी जीतने वाले हैं। ऐसा चुनाव था क्या पहले से रिजल्ट उसके आउट हो गए थे? देखिए मेरी बात सुनिए, इनको मालूम नहीं है क्योंकि इनके वहाँ पे क्या होता है, 2 आदमी डिसीजन ले लेते। यहाँ पे 2 आदमी की लोकशाही हमारे वहाँ नहीं है। यहाँ पे 9,000, हमारे यहाँ पे 9,000। सोनिया माता बहन जी, आपको सोनिया जी का मेरी बात राजमाता को नमस्कार, हमारी ओर से। आप है ना, आपको पूरे दिन आप सुबह उठते हो तब ब्रश करते हो, आप ब्रश करते हो तो आपके जहन में सोनिया जी राहुल जी आते, दोपहर को सोनिया जी राहुल जी आते, शाम को आते, खाते वक्त आते, रात को सोने में आते और सपने में भी आते। आप अपना देखिए, आप देखिए, आपने तो अपना चुनाव कभी नहीं करवाया, हमने चुनाव करवाया। हमने 9,000 डेलीगेट्स है, 9,000 डेलीगेट्स, उन्होंने बाकायदा चुनाव किया, सभी मीडिया ने कवरेज किया। अब मैं इनकी बात करता हूँ, इनकी बात करता हूँ। ये जो है ना, ये बहुत स्मार्ट है। ये जो है ये मुद्दे से भटका देते। अभी गुजरात का इलेक्शन है, गुजरात के इलेक्शन में अभी परोठा पे 18% टैक्स लगा दिया इन्होंने। देखिए, देख भी रही है मेरी बहन, परोठा खिलाएगी नहीं, 18% देखिए 18% टैक्स। और इसका टैक्स का नाम है 18% टैक्स, बीजेपी टैक्स। ये जो हमने तोहमतनामा किया हुआ है, यहाँ पे दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, आपने बताया ब्रिज अच्छा बनाया, लेकिन ये ब्रिज देख के अब थैंक यू बोलना, ये ब्रिज देख के कोई गरीब है उसका पेट का खाड़ा नहीं भरने वाला है। ये ब्रीज देख के मेरी बात सुने। अब मैं बीच में बोलूंगा बहन जी, मेरा बात पूरा नहीं, अभी नहीं, इसके बाद की बात है, इसके बाद नहीं, मेरा काम पूरा करने दीजिए, मेरा बात पूरा करने दीजिए आप बाद में। ये ब्रीज देख के 3,000 का तेल का डब्बा है, वो कांग्रेस के समय में 1,000 का मिलने वाला है, वो नहीं मिलने वाला है। ये ब्रीज देख के गुजरात में 40 लाख बेरोजगार है। मैं अंडरलाइन करता हूँ, रोजगारी की बात करते 40 लाख बेरोजगारी है। राजस्थान की बात करेंगे, गुजरात के लिए टूरिज्म भी तो जरूरी है ना, टूरिज्म से तो राजस्व प्राप्त होता है। बिल्कुल, वो अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, अगर गुजरात की पहचान हो रही है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस को आपत्ति होगी। वो तो स्वागत करेगी कि बहुत अच्छा अटल ब्रिज है। नहीं, हम ब्रिज के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम लोग गुजरात के मुद्दे के बारे में कर रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई स्मारक आपको पसंद है कि नहीं है? बिल्कुल पसंद है। तो आपने सरदार पटेल का नाम क्यों बदल दिया? आपने क्यों मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल दिया? आपने मोटेरा स्टेडियम का नाम क्यों बदल दिया? अरे शर्म आनी चाहिए, आपने नाम बदला है। यहाँ पे पाटीदार समाज का आपने अपमान किया है। सरदार पटेल, सबको मालूम है कि पहले सरदार पटेल स्टेडियम उसका नाम था, उसका नाम आपने क्या बदल दिया? आपने क्या कर दिया? सबसे पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को होना चाहिए था, उन्हें वोट ज्यादा मिले थे, उसके बाद ही नेहरू जी को बनाया गया था। ये है सरदार प्रेम कांग्रेस का। इस देश में 41 ईयर्स लग गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न देने में। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बेटे मेयर थे, उनको मिलने का टाइम नहीं दिया गया, उनकी बेटी के साथ अन्याय किया गया। ये है कांग्रेस के करतूत सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। इनॉग्रेशन वाली पार्टी है, ये एक छोटा सा प्लेन बनाया हुआ है। ये जो प्लेन है ना, ऐसा प्लेन यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने सी प्लेन चलाया था, भारत देश में पैसा खर्चा, वो कहाँ गया? वो सी प्लेन कहाँ है?
कहाँ है अभी? बताइए, अभी चालू है, अब बताइए। अरे करोड़ों का खर्चा प्रजा का कर दिया, सी प्लेन कहाँ है? सी प्लेन कहाँ है? बताइए। इसी पे ऊपर सी प्लेन था, यहाँ से निकला था सी प्लेन। गुजरात की जनता के, देश की जनता के इतने सारे मुद्दे गिनाए, मैं जाऊंगी फिर श्रद्धा जी के पास। जी बताइए, इतने सारे मुद्दे आपके पास हैं, इतनी सारी चीजें आपके पास हैं, और इससे पहले जहाँ भी चुनाव हुए कांग्रेस के पास ये तमाम मुद्दे थे, उसके बाद भी आपका सत्ता का सूखा खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? हम सत्ता जो है हमारा सेवा का माध्यम है, हम सेवा करना चाहते हैं, हम हमारी विचारधारा से कभी नहीं हटते। आज राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले, अगर वो चुनाव देख के यहाँ पे आते घूमते रहते फिट होते हैं क्या? क्यों कन्हैया जी, क्या तकलीफ है कन्हैया जी को हमारी विचारधारा से? हमारे साथ है हमारे कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हुई थी, कहाँ नारेबाजी? तो पकड़ा नहीं बीजेपी ने, आज तक क्यों नहीं पकड़ा बीजेपी ने? आपने भी टीवी पे दिखाया था, फिर पता चल रहा कि ये नारेबाजी उन्होंने नहीं की है, आपने क्यों नहीं पकड़ा? आप गुजरात की बात करते प्राची जी, ये देखिए हमने भारतीय जनता पार्टी पे तोहमतनामा लगाया था। इसमें सबसे पहले मोरबी का ब्रिज है, ये मोरबी का ब्रिज जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की कुशासन की जीती जागती निशानी है। मैं मोरबी चूंकि आप आ गए, और देखिए यहाँ पे देखिए, श्रद्धा जी को मालूम है ये एम्बुलेंस की लाइन है, यहाँ पे एम्बुलेंस में कोरोना में लोग कैसे, ये हमारा तोहमतनामा है, बीजेपी पर हमने लगाया हुआ है। इस तोहमतनामे का जवाब श्रद्धा जी कैसे देंगे? अब आपकी बात हो गई, अब इनका जवाब दिखाने की जरूरत है। मीडिया ने सारे सीन दिखाए हुए हैं, इसके लिए इसकी प्रिंट आउट एक मीडिया की जो आप निकाल के मत दिखाइए, इंडिया टीवी ने भी ये पूरे के पूरे सारे सीन दिखाए। तो इसमें आप गर्व लेते हो? ये गर्व लेने की बात है, ये दुख की शर्म की बात है। तक्षशिला में बच्चे जल गए, ये बात है, इनके ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं, आनी चाहिए ऐसे दृश्यों पे राजनीति करने की कुछ आपके बड़ा प्रधान ये दुख की बात है। इवेंट मैनेज करते हैं, आपको शर्म आती है? अरे शर्म क्या आनी चाहिए हमें? हम देश की जनता के सामने रखेंगे बातें क्यों नहीं रखेंगे हम? उन सवालों का जवाब श्रद्धा जी देंगी। मोरबी को बार बार कांग्रेस कोट कर रही है, मोरबी में लापरवाही हुई, उसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, मोरबी की जो घटना हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कड़े कार्रवाई जरूर करेगी, और ये इतनी दुखद घटना है, ये 6.5 करोड़ गुजराती रोए हैं, सब रोए हैं, ये हमारे गुजरातियों का नुकसान है, जो खोए गए हैं वो हमारे गुजराती हैं। उस दर्द को कुरेद के जो राजनीतिक एजेंडा अमानवीय तरीके से चला रही है विपक्ष, मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण विपक्ष कुछ नहीं होगा। क्या ये ऐसे दृश्य नहीं है जो दिखाए गए मीडिया के माध्यम से? लेकिन मुझे शर्म आती है कि इन दृश्यों की प्रिंट आउट निकाल के ऐसे दृश्य दिखाए जा रहे हैं। विपक्ष का काम तो सवाल पूछना है ना, अगर लापरवाही हुई है, बिल्कुल पूछना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहती कि हेमांग भाई हमें इन जो चीजें उन्होंने पूछी वो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन उन चीजों को पूछने का जो उन्होंने तंज कसा है, जो इस पे राजनीति की है, जिन लोगों के साथ दुख और दर्द हुआ है, उनके लिए क्या काम किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के सभी लोग चले गए। हमने जिन्हें खोया है उनकी क्षतिपूर्ति हम तो क्या कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान का किसी के घर से जाना वो लोग ही जान सकते कि जिन्होंने अपना इंसान खोया है, तो उसकी क्षतिपूर्ति हम उनको कंपनसेशन दे सकते हैं, पर खाना पूर्ति आज न भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, ना कोई कर सकती है। एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, इसके अंदर जो लोग सम्मिलित थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार और प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया और हम कार्रवाई करेंगे। उस घटना के साथ 6.5 करोड़ गुजराती रहे, और उस घटना का जो जवाब है हमारी जवाबदेही है, हमें देना ही पड़ेगा, इसमें कोई हम वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जवाबदेही है। लेकिन इसको एक मुद्दा बना के रोज कुरेद रहे हैं। प्राची जी, आज इलेक्शन है, रोड मैप क्या है कांग्रेस का गुजरात के लिए ये बताते हैं कि जब देखो तब मोरबी पे चले जाते हैं। मुझे शर्म आती है। वो 140 लोगों के परिजन जब भी टीवी खोले ये लोग उनके घाव खुरेदते हैं। क्या 140 लोगों के परिजन ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस क्या उनके लिए रोड मैप है? वो कोई नहीं दिखा रहा है, लेकिन घाव खुरेद रहे हैं। सवाल तो पूछे जाएंगे, हमने किसी और स्टेट पे घटना होती है और आप विपक्ष में होते हैं, आप भी सवाल हमने कभी नहीं बोला कि आप भी सवाल पूछते। सवालों के घेरे में सरकार है, चूंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सवाल हेमंत जी आपसे भी है, जब SIT गठित हो गई, जब जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए। रोज इस मसले को आप ले आते हैं, इस पर रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर आप पर आरोप लगते हैं कि आप अब वोटों की राजनीति कर रहे हैं, संवेदनहीन हो गई है कांग्रेस। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो बहन मुझे बोल रही है कि मुझे मोरबी का मुट्ठा नहीं उठाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया था, इससे ज्यादा बड़ी सरकार के लिए खेदजनक बात क्या हो सकती है कि हाईकोर्ट ने बोला कि आपने क्या कर रहे हो, आपने क्या किया वो मुझे बताइए। उससे ज्यादा हाईकोर्ट ने ये बोला कि आज तक मोरबी नगर पालिका, मोरबी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे नगर पालिका बोलते हैं, छोटी जो होती है उसको सुपरसीड क्यों नहीं की, ये हाईकोर्ट ने बोला। हाईकोर्ट ने जब सुओ मोटो संज्ञान लिया, गुजरात के लिए पिछले 2 साल में 2 बार
कोरोना के समय में भी इन्होंने जो डेटा नहीं जारी कर रहे थे, मौत की पुष्टि नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही थी वो बता नहीं रहे थे, डॉक्टर का बेड नहीं अवेलेबल था, तब भी हाईकोर्ट ने इनको बुला के सुओ मोटो संज्ञान लिया था। दूसरी बार ये सुओ मोटो संज्ञान लिया, उसमें हाईकोर्ट ने जो प्रश्न पूछे वो प्रश्न हम दोहराते हैं, क्योंकि हमने हाईकोर्ट को लेटर लिखा था, हमारे प्रेसिडेंट जी ने हाईकोर्ट को लेटर लिखा था कि ये जो एसआईटी है गुजरात में, इससे पहले जितनी भी एसआईटी बनी है, आपको मैं बता दूं, सूरत का तक्षशिला कांड हुआ जहाँ पे बच्चे जलकर मर गए थे। जब बच्चे, मेरा पूरा बहन जी, मेरे एसआईटी की बात, इन्होंने मुझे गुजरात में आज तक जितनी एसआईटी बनी है, आज तक उसी एसआईटी में एक भी अभियुक्त को पकड़ा नहीं गया। इस मेरी बहन ने गुजराती में बहुत बोला, मैं बोलता हूँ, इनके नेता जब भी पेपर कांड होता है, जब भी कोई लड़की का बलात्कार होता है, तब क्या बोलते हैं? मुझे करेक्ट करिएगा, मैं गलत हूँ तो संदीप शायद उनका नाम है, जिन्होंने ये बेतुका बयान दिया था कि मेरे बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल चालू हो गया, उसको हटा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा ही तक्षशिला कांड में जितने ही कॉरपोरेशन के अधिकारी थे उनको निष्कासित किया था, उनको सस्पेंड किया था, आज वो सभी यहाँ पे फिर से नौकरी में कार्यरत है। वही बच्चे जलकर मर गए थे। इसी तरह मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों एफआईआर में किसी का नाम नहीं है? क्यों आप बोल रहे हो 140 मौतें हुई है, तो 140 जो मौत हुई है उनकी लाश का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। लाश का पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। आप ही के नेता राहुल गांधी से जब इस पर रिएक्शन लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एक भी बयान नहीं दूंगा, मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? हम राजनीति नहीं कर रहे, हम तो न्याय दिलाना चाहते, गुजरात की जनता का जो दुख दर्द है वो बांटना चाहते, हम राजनीति करना नहीं चाहते। आज हाईकोर्ट ने जो संज्ञान दिया है उसकी बात हम कर रहे हैं। हाईकोर्ट को भी गुजरात सरकार पे विश्वास नहीं है, ये प्रस्तावित हो चुका है। विश्वास खो गई है और अब हेमंत जी को पूरा विश्वास है कि आप सत्ता से जाएंगे 27 साल बाद और इनका सूखा जो है वो खत्म होने वाला है। इनका सूखा कभी नहीं खत्म होगा। हाँ, लेकिन साबरमती का सूखा खत्म हो चुका है नर्मदा के पानी से। ठीक है प्राची जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अब तक की पिछली जो ये 2 या 5 मिनट की डिबेट की, ऐसी घटनाएं भारत के कांग्रेस शासित प्रदेशों की गिनाना शुरू कर दूं तो ये संस्कार ना मेरी पार्टी के ना मेरी है, क्योंकि जिन्होंने अपना जीवन खोया है, जब हमारे देश में भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी तब भी किसी ने अपना जीवन खोया था। लेकिन इन चीजों पे मैं राजनीति नहीं करना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 27 साल से अगर जनता जनार्दन गुजरात की हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, हमारी जवाबदेही है, हम उस पर काम जरूर करेंगे। हम उससे अपना पीछा एक सेकेंड आपको भाई साहब सुन रही थी, आपसे सुन रही थी, माननीय भूपेंद्र भाई पटेल क्या करेंगे वो माननीय भूपेंद्र भाई पटेल का है। विपक्ष में बैठने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं क्या? ये तो सोच बैठने की पहली बात जो एक बार कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं वो आज कम से कम मजबूत विपक्ष की बात तो कर रहे हैं। गुजरात के अंदर लोकशाही जो है वो बाबा साहब आम्बेडकर ने अभी तक जीवंत रखी है, ये बहुत बड़ी बात है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने मोरबी की घटना हुई तो उन्होंने भोपाल की दुर्घटना की बात की। अच्छा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोरबी की घटना के लिए इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि वो वहां तक जाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब विपक्ष की बात है। देखिए, हम लोग गुजरात के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आप सुन लेना। गुजरात में इन्होंने विधानसभा में आंकड़ा किया है आधिकारिक, सिर्फ 1250 गवर्नमेंट नौकरियां दी हुई है इन्होंने, 1250 सिर्फ। हम लोग सत्ता में आते ही 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हम लोग सत्ता में आते ही कॉन्ट्रैक्ट पद्धति है जो इन्होंने चालू की थी, नरेंद्र मोदी जी ने चालू की थी। यहाँ तो सिक्योरिटी पुलिस को भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है, मरीन पुलिस को भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है, ये जो ड्रग्स नहीं पकड़ पाती है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली है, जितनी भी जॉब हम बंद कर देंगे। हम ये जब बात करते हैं तो राजस्थान में हमने ये बात कॉन्ट्रैक्ट पद्धति नाबूद कर दी है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम सभी नागरिकों को मिलेगा। आज जो मेडिक्लेम है वो आज अभी यहाँ पे माँ कार्ड पे 5 लाख मिल रहा है, लेकिन फैमिली पे मिल रहा है।
हम सभी देश के गुजरात के जो 6.5 करोड़ की जनता है उनको जैसे राजस्थान के तर्ज पे यहाँ पे हम 10 लाख का उनको मेडिक्लेम देने वाले हैं। हम 10 लाख नौकरियां देने वाले। गैस का जो बोतल है वो 1200 रुपये का है, उसमें 500 रुपया सब्सिडी देने वाले। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 24 आवर्स में हम जितने भी हमारे फार्मर्स है उनका 3 लाख तक का जो भी ऋण है वो हम माफ करेंगे। ये सब हम प्रजा में लेके जाए। एक लास्ट बात कर देता हूँ फिर इनको बताना। मोदी जी ने, ये हम नहीं बोल रहे, मोदी जी बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि अपने कार्यकर्ता को बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ठंडी तरह से पूरे गुजरात में फैली हुई है, गांव गांव जा रही है, मजबूती से काम कर रही है, अपने कार्यकर्ता को ये चुनौती दे रहे हैं। ये बात तो श्रद्धा जी भी कह रही है ना कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक बात बताइए, इतना सब कुछ आप गुजरात के लिए करने जा रहे हैं, इनके तो तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो जमीन पर नजर आ रहे हैं। अमित शाह खुद अपने कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन में जा रहे हैं। आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, आपके जो बड़े लीडर्स हैं, वो कब आएंगे गुजरात? अरे देखिए, दिग्विजय सिंह कहाँ छोटे लीडर है। आज ही आपने अभी नाम दिया उनका। आज दिग्विजय सिंह हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व महामंत्री, हमारे CWC के मेंबर है, अधिकृत राज्यसभा है, वो आज आए हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारे जितने भी मुख्यमंत्री है वो आए, खड़गे जी आके गए यहाँ पे, राहुल जी आने वाले, प्रियंका जी आने वाले, बिल्कुल आने वाले, डंके की चोट पे आने वाले। राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगे। इस बात पे मुस्कुराहट आ गई है। राहुल जी आने वाले, राहुल जी मेरे मामा है, आएंगे गुजरात तो अच्छा लगेगा। देखिए सब लोकशाही में है। हम यहाँ पे आने वाले, हम प्रचार भी करने वाले। हमारी जो बात है, हमने 5 यात्राएं की। हमारी एक छोटी सी बात कर लेता हूँ। हाँ, आपको ये नेशनल टीवी है तो माध्यम से पता चले। यहाँ पे हमने 5 यात्राएं की। 5 यात्रा में हमारे 10 लाख कार्यकर्ता जुड़े और 4.5 करोड़ लोगों से हम लोग मिले। हमने 1.5 करोड़ 1 करोड़ 55 लाख पत्रिका छपाई, जिसमें राहुल जी ने जो 8 वचन दिए वो हमने लोगों तक पहुँचाए। गुजरात के लिए सोच रहे हैं, लेकिन श्रद्धा जी अब तो उन्होंने पूरा रोड मैप भी बता दिया कि वो गुजरात को कैसे बदल देंगे। आपने बर्बाद किया 27 साल। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ प्राची जी, जो हेमांग भाई ने जितने मुद्दे यहाँ पे रखे कि हम रोजगारी देंगे और हम कॉन्ट्रैक्ट पद्धति जो है उसको खत्म कर देंगे। राजस्थान के अंदर सर्व शिक्षा मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन और 50 मिशन बता दे रही हूँ, वहाँ पे अभी भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, क्योंकि ये भारत सरकार का मिशन है। नॉट ओनली राजस्थान, जितने भी राज्य हैं उसमें यही एक प्रथा है। इसलिए ऐसा कोई सिस्टम है जिसको वैनिश कर दिया गया, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी कोई भी उन्होंने जॉब दी हो तो उसका जो पत्र होता है ना, गवर्नमेंट जब जॉब मिलती है तो एक सरकारी कागज आता है, वो उन्हें डिस्प्ले सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से करना चाहिए। दूसरी चीज, जब मैं कह रही हूँ कि पूरे देश का सबसे कम बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, फैक्ट डेटा आप उठाकर देख लीजिए, तो वो है गुजरात का। और जिस राजस्थान मॉडल की बात करें कि हम 10 लाख का मेडिक्लेम देंगे, तो मुझे बोलना पड़ता है कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल प्राची जी चलिए, आज की डेट की ओपीडीज और आईपीडीज और ऑपरेशन के आंकड़े निकालिए। कितने लोग राजस्थान के आके वहाँ की सिविल हॉस्पिटल के अंदर, IKDRC किडनी हॉस्पिटल के अंदर, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 5 जो हॉस्पिटल्स है उसके अंदर अपनी सेवाएं ले रहे हैं, और लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ही लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। अगर वो गुजरात में आते हैं और मेडिकल की सेवाएं लेते हैं तो हमें इसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन जो लोग अपना मॉडल बता रहे हैं, उनके लोगों को यहाँ मेडिकल की सुविधाएं लेना आना पड़ रहा है, उनके लोगों को रोजगारी के लिए, राजस्थान के लोगों को भी रोजगारी के लिए गुजरात आना पड़ा है। नहीं राजस्थान के लोगों को ले, पूरे भारत भर से 14 लोग पर प्रांतीय लोग यहाँ के अंदर रोजगारी ले रहे हैं। आपके पास आपका मॉडल इतना बड़ा है, आप पूरी दुनिया भर में, पूरे देश भर में गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं। लेकिन एक पॉइंट उठाया था हेमंत जी ने कि आपने तो कई सारे सिटिंग विधायकों को उनके टिकट ही काट दिए। जब इतना अच्छा उन्होंने काम किया था तो वो क्यों कट गए? देखिए, हमारी पार्टी किसी की परिवार की पार्टी नहीं है कि भैया आप आ गए तो आप जमे रहोगे। कैडर बेस्ड पार्टी है। 5 साल के बाद अगर दूसरे 5 साल मिले तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ता, इतने कर्मठ कार्यकर्ता है, इतने कर्मठ नेता है, इतने नेता है, नेताओं की जरूरत पड़ती है। अरे नहीं, सुनिए, अब कांग्रेस अपने नेता या कार्यकर्ताओं को ना संभाल पाए प्राची जी, ये तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना। हमने कब कहा कि आप अपने नेता या कार्यकर्ता को? मुझे कभी कभी डर लगता है कि राहुल गांधी जी भी भारतीय जनता पार्टी ना ज्वाइन कर ले, तो एटलीस्ट राहुल गांधी जी वहां रहे कांग्रेस को बचाने के लिए। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। अदरवाइज हमारी विचारधारा इतनी मजबूत है कि एक दिन मेरे मामा राहुल गांधी जी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। देखिए, अल्पेश ठाकुर आए आपके पास कांग्रेस से, आज उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल किया है, और वो जब आए तो वो तो विधायक भी नहीं रहे, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए जब आपकी तरफ से चुनाव लड़े। देखिए, वो जनता जनार्दन का जो भी फैसला आता है, जो भी वो निर्णय आता है, हम
स्वीकार करते हैं। अगर जिता देंगे इस बार? नहीं, उस वक्त में उन्होंने अल्पेश ठाकुर को नहीं चुना है, तो जनता जनार्दन का फैसला है, वो भी हमें स्वीकार है। बदली है इस बार आपने, तो जिता देंगे इस बार? वो जनता जनार्दन का फैसला है। मैंने कहा ना, मजबूत लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, हम मजबूत विपक्ष में भी बिलीव करते हैं, और मेरे भाई 2022 में अग्रिम विपक्ष में जा रहे हैं, उसकी शुभकामना भी कांग्रेस। चलिए, सत्ता की बात आप कर रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे, ये तो बार बार कह रही है कि आप तो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। मुझे बहुत हंसी ये आ रही है कि श्रद्धा बहन जैसी कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता को सिर्फ कांग्रेस से आए हुए विधायकों की कुर्सी साफ करना है, सिर्फ उनके लिए कुर्सी बैठाना है, उनके लिए सोफा सजाना है और कुछ नहीं है। अब 24 घंटे पहले कांग्रेस में जो थे, इनको लेके ये विधायक बना देते और विधायक का टिकट दे देते। 24 घंटे पहले थे कांग्रेस में, और ये बोल रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ता को बहुत फायदा दे रहे हैं। इनके वहाँ पे इनके गृह मंत्री को बड़ौदा में जाके ये बोलना पड़ता है। नहीं, इनके गृह मंत्री मतलब गुजरात के हर्ष भाई संघवी जो है, हर्ष भाई संघवी को बड़ौदा में जाके ये बोलना पड़ता है कि हमारे जो विरोधी है उसका मैं हिसाब कर दूंगा। तो वो बड़ौदा का विधायक जो है वो उनको बोल रहा है कि भाई ये तो बच्चे को क्यों भेज रहे हो आप, ऐसे बच्चे को मत भेजिए। ऐसा तूतू में इनके ही अंदर अंदर हो रहा है। इनको ये लग रहा है, ये देखिए, तो सबने देखी है, राजस्थान का मसला तो पूरे, अरे बहन जी मैं तो ये बता रहा हूँ, देखिए मैं यही बता रहा हूँ। इन्होंने दूसरी बात की थी, मैं तूतू मेमे का जवाब दूंगा। इन्होंने सिविल हॉस्पिटल की बहुत गर्व से बात की। यही सिविल हॉस्पिटल में जो कांग्रेस ने बनाई थी, एशिया की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल, उसमें 3 बार बड़ा प्रधान आके नए छोटे छोटे सेंटरों का उद्घाटन करके गए। यही सिविल हॉस्पिटल और बाकी कॉर्पोरेशन की हॉस्पिटल का जो गर्व ले रहे थे, वो सभी कांग्रेस ने बनाई हुई, एक भी इन्होंने नहीं बनाई हुई है। ये कांग्रेस के शासन में बनी हुई है। हम लोग, हमारा, मैं यही बता रहा हूँ, हम इस साल अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो 27 साल से क्या कोई पट्टी जनता की आंखों पर पड़ी हुई थी? आप क्यों नहीं दिखा पाए? देखिए, हमने लास्ट टाइम में सिर्फ 5 से 7 सीटों से रह गए थे। इस बार 125 सीटों के साथ थम्पिंग मेजोरिटी के साथ हम कांग्रेस की सरकार गुजरात में बना रहे हैं। अब 182 में से 125 तो ये लगे, आपके खाते में कितनी रही? देखिए, क्यों बोल नहीं सकते? वो बोल तो सकते हैं, कांग्रेस अपना आंकड़ा बोल सकती है, ये लोकतंत्र है, वो क्यों नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वो विपक्ष में बैठेंगे, ये हमें अच्छे से पता है। हम आश्वस्त हैं, क्योंकि गुजरात की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को मत देके फिर से सेवा का जो आशीर्वाद है वो दे दिया है। आने वाले 5 साल हम फिर से 6.5 करोड़ गुजरात की जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी होंगे, मृदु एंड मक्कम दादा है हमारे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल लोकप्रियता देख के आप लोगों को कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें, मुझे पता है। प्रेसिडेंट पाटिल साहब ने अभी एक कॉन्क्लेव में ये कहा था कि 5 साल तक रहे, वो मुझे पता नहीं है, बनेंगे सही। सुबह से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, CR पाटिल जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, आपने बोला था वो, और कमल बीजेपी, कमल आ जाएगा। इतनी बार कमल का नाम लोगे, हमारे गुजरात में कमल खिल जाएगा, कमल आ जाएगा। देखिए, सीट लेना गया, देखो श्रद्धा सीट लेना गया, देखो आपका सीट लेना है, वो स्लीप ट्रेन में बैठ के आपको जनता भेजने वाली है। मेट्रो की सवारी में बैठ के जनता आपको मॉरिशस भेजने वाली है। हमारे अहमदाबाद की मेट्रो ट्रेन बहुत अच्छी है, उसकी टिकट मैं हेमंत जी खुद अपने पैसों से लूंगी। ये आपका मेट्रो नहीं है, ये आपका मेट्रो नहीं है, मेरा मेट्रो है, ये मेरा मेट्रो है, मेरे पैसे से बना हुआ है। अब चलिए, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। मेट्रो का फिटनेस सर्टिफिकेट है, देखो कांग्रेस में आ गई, फिटनेस सर्टिफिकेट है, गुजरात है, हमारे गुजरात है, हम दोनों के गुजराती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, फिटनेस सर्टिफिकेट है मेट्रो का। चलिए, अटल ब्रिज का फिटनेस सर्टिफिकेट है, आप पूछिए इनसे, इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है। अरे आपने हड़बड़ी में इनॉग्रेशन कर दिया है, ये बार-बार आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बार-बार आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक और फैक्टर की बात कर लेते हैं, गुजरात की चूंकि चर्चा कर रहे हैं, ओवैसी भी हैं इस बार रण में, और अभी तो मुझे लगता है 12 सीट पर वो आप ही को सबसे ज्यादा कोसते हैं, आप ही को कोसते हैं। उन्होंने ही मुद्दा उठाया, कौन ओवैसी? नरोदा पाटिया का, कि आपने किसको टिकट दे दिया, आप ध्रुवीकरण करते हैं। कौन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी, जो बड़ी बढ़ चढ़कर बात करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप एक वर्ग को परेशान कर रही हैं। कौन से वर्ग को परेशान कर रहे हैं? जिन लोगों ने कभी हमारी मुस्लिम माता और बहनों के ट्रिपल तलाक के मुद्दे को सपोर्ट नहीं किया, वो ओवैसी।
जिन्होंने कभी इन माता बहनों का शिक्षा होना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, उन्हें मेन स्ट्रीम में लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, उन बच्चों के हाथ में कंप्यूटर होने चाहिए, उन बच्चों को भी डॉक्टर इंजीनियर बन के मेन स्ट्रीम में आने का अधिकार है। इस मुद्दों पे बात नहीं की, उस ओवैसी की आप बात करते हैं। 125 करोड़ का देश है, सबका साथ सबका विकास है, हर बच्चे को एक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हर किसी के लिए एक समान होनी चाहिए। उसमें से उन लोगों को धर्म के नाम पर बरगला के दूसरा रास्ता दिखाने वाले उस ओवैसी की बात करते तो उस ओवैसी को एक भारतीय नहीं समझते। यतीन ओझा ने ये कहा था कि बिहार के इलेक्शन के लिए अमित शाह और ओवैसी की मीटिंग हुई थी और उसमें ओवैसी जी को उन्होंने बिहार इलेक्शन में जाने के लिए बोला। इन्हीं के विधायक ने ये यतीन ओझा ने बोला हुआ है। मैं ऑन नेशनल चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं साबित भी करूंगा अभी। तो मैं यहाँ पे मैं बताऊंगा पूरा। अमित शाह जी और ओवैसी जी की कब बात हुई? वो यतीन ओझा ने बोला है। आपके जो यतीन ओझा कौन है? यतीन ओझा कौन है? यतीन ओझा कौन है? हाँ, यतीन ओझा का मैं बताऊंगा। अरे यतीन ओझा ने एफिडेविट दिया हुआ है। एक मिनट मैं नेशनल चैनल पे बता रहा हूँ। यतीन ओझा जी ने एफिडेविट दिया हुआ है। यतीन ओझा जी ने एफिडेविट दिया हुआ है। मैं यहाँ बीजेपी का और ओवैसी जी का जो देखिए गठबंधन दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मेरी बात सुन लो। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, मैं दे रहा हूँ ना। अब अभी नेट पे सर्च कर लीजिए यतीन ओझा। नहीं, यहाँ पे सब कार्यकर्ता नहीं, आप यतीन ओझा जो इनके विधायक है, आप यतीन ओझा ओवैसी इतना सर्च कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए। अब यहाँ पे नहीं, एक बात सुनिए, यहाँ पे AIMM के लोगों को धरना प्रदर्शन करना हो तो उनको परमिशन मिल जाती है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है। कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती है तो महिलाओं को भी पुरुष पुलिस उनको उठा के ले जाते हैं। तो आप देखिए, तो ये आप किस मसले पर धरना गुजरात की बेरोजगारी पे करते हैं, गुजरात में पेपर फूटे उसके ऊपर करते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम लोग हमारे यहाँ के जो फार्मर्स है उनके ऊपर हम बेरोजगारी के ऊपर करते हैं, या गुजरात की महंगाई पे करते हैं, हम लोग महंगाई पे करते हैं, महिला की सुरक्षा पे करते हैं, सड़कों पर उतरते देखा है। और यही बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब बात गांधी परिवार की होती है तभी कार्यकर्ता सड़कों पर आता है। बेरोजगारी, महंगाई, इनकी चर्चा आप सिर्फ और सिर्फ चुनावों में करते हैं। आपको गुजरात में आप मुझे लगता है कि आपको गुजरात का जो पॉलिटिक्स है वो बहुत गहन से देखना चाहिए। यहाँ पे गांव में कांग्रेस एजिटेशन कर रही है और पहले भी कर रही थी। देखिए यहाँ पे गुजरात में हमारे अनंत पटेल, मैं बात बता रहा हूँ, नहीं अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आदिवासी का नर्मदा तापी पार लिंक के लिए अनंत पटेल ने आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे किसान के काले कानून वापस लिए, उसी तरह पे उनको नर्मदा तापी पार लिंक वापस लेनी पड़ी ड्यू टू अनंत पटेल कांग्रेस के आंदोलन के कारण। छोटा सा रिएक्शन दीजिए, मेरे पास वक्त खत्म है। पॉलिसी बनी थी कांग्रेस के टाइम से, वापस लिया ना आपने, वापस लिया ना, हमारे टाइम पे बनी ही नहीं थी। ये एजिटेशन की बात थी, इन्होंने स्वीकार लिया कि अनंत पटेल ने एजिटेशन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।